हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और आज इस वीडियो में हम क्लास 12th का बीएसटी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आपको रिविजन करनी है देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आ जाइए। सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो है कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए, मैनेजमेंट क्या है, समझो। जो मैनेजमेंट ये वर्ड है, तीन वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले मैनेज, दूसरा आता है मैन, तीसरा आता है टी। टी का मतलब है थिंग्स, ठीक है। टी का मतलब होता है थिंग्स। थिंग्स यानी कि आपके रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। और मैन का मतलब क्या होता है, लोग, पीपल, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से लोगों को मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप अपनी अदर रिसोर्सेज, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। वही सब क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि देखो, एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ग्रुप वर्क करता है, बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। तो आप उन्हें किस तरह से उनकी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हो, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके इन द बेस्ट मैनर। दैट इज मैनेजमेंट, राइट। अब लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले, a process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, आप एक इस तरह का एनवायरनमेंट डिजाइन कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एज अ ग्रुप वर्क करते हैं। और किस लिए करते हैं, ताकि जो उनके एम है, जो उनके गोल हैं, वो अचीव हो सके, राइट। और हम अगर इससे सिंपलर डेफिनेशन पे चलें, जो कि बहुत कॉमन डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, तो वो क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग इवेंट है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक प्रोसेस जिसमें आप काम करते हो ताकि जो आपके गोल्स हैं वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो सके, ठीक है। अब हमें ये भी समझाओ कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, और इफेक्टिवनेस क्या है, इफिशिएंसी क्या है, तो ये समझिए। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्यों? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। मैनेजमेंट में आपको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट डीसी, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जिनको आपको परफॉर्म करना होता है वन बाय वन। इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, पूरा प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके जितना भी काम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप टाइमली पूरा कर रहे हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं कि आप सही से काम कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, और वो भी टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे पता है कि ये वीडियो 15 मिनट की रिकॉर्ड होगी, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो बनेगी, और मैंने अभी से एस्टिमेट कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में 25 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर मैंने 25 से 30 मिनट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी, इट मीन्स आई एम इनइफेक्टिव, ठीक है, मैं इफेक्टिव हूँ। बट अगर मुझे उससे ज्यादा टाइम लगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लगता ही है, ठीक है, अगर मुझे 1 घंटा लग गया वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो उसका मतलब क्या है कि मैं इफेक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। और जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि एक 10 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करने में कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं। यस, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी इफेक्टिव नहीं हूँ, बट हो सकता है विद टाइम आई विल बिकम इफेक्टिव, राइट। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आपका काम टाइम पे पूरा हो रहा है। और अगर मैं बात करूं इफिशियंसी की, इफिशियंसी यानी कि हर एक बिजनेस ये चाहता है कि हमारा जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो कम से कम आए, और हम अपनी रिसोर्सेज को सबसे अच्छे बेस्ट वे में यूज कर सकें। तो इफिशियंसी यानी कि कॉस्ट जो है आपका सबसे कम आए, ठीक है। कॉस्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट कम से कम आए और रिसोर्सेज आप अच्छे से बेस्ट मैनर में यूज कर सको, दैट इज एफिशिएंट।
ठीक है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है जहाँ पे इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए, सबसे पहला आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड यानी कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि मैनेजमेंट हम करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, आप मैनेजमेंट किस लिए कर रहे हो? अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके टारगेट्स क्या हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके जो गोल्स हैं वहां तक पहुंचने में। ठीक, दूसरा आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो बिजनेस बूटस्ट्रैप्ड हो, चाहे फंडेड हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है, तीसरा आता है कॉन्टिन्यूअस, की मैनेजमेंट जो है वो चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। दूसरी बात, आप मैनेजमेंट अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हो। तो आपने एक गोल बनाया, उसे अचीव करने के लिए आपने मैनेजमेंट करा। ठीक है, गोल अचीव हो गया, फिर आप नया गोल सेट करोगे, नया टारगेट सेट करोगे, देन अगेन मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैनेजमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, चौथा आता है डायनामिक। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि आपको मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है एज पर द टाइम, एज पर द एनवायरमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, तो हमें मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। कोविड से पहले बिजनेस ऑफलाइन मोड में ज्यादा ऑपरेट होते थे, बट कोविड के बाद से हमने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस देखे। ठीक है, कोविड के बाद एडटेक स्टार्टअप्स काफी ज्यादा उनकी ग्रोथ हुई है। एजुकेशनल जो हमारा सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चेंज करा उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ग्रुप वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों का कि अगर हम एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडीज को, अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो क्या वो मैनेजमेंट नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बोला कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहा है तो क्या वो मैनेजमेंट है? द आंसर इज यस। अगर आप खुद अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहे हो तो वो भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वहां पे पूरा ग्रुप वर्क करता है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट अगर आप खुद का मैनेजमेंट कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, यानी कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। ठीक है, उससे मिल नहीं सकते, बस आप रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अभी आप मैनेजमेंट कर रहे हो। जब आपका फाइनली रिजल्ट आएगा बोर्ड्स में, तब आप देखोगे कि हाँ हमारा मैनेजमेंट अच्छा था या खराब था, तो वो रिजल्ट पे बेस्ड है, बट अभी आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल यानी कि मैनेजमेंट के तीन डायमेंशन हैं, तीन एलिमेंट्स हैं। तीन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इनका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि आप अपने काम को मैनेज करो। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखो कि हमारे टास्क क्या है, हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है, तो उसको मैनेज कर लिया। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, जो आपका स्टाफ होता है, जो टीम है, वो सबसे बड़ा एसेट होता है। आप उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हो, किस तरह से डील कर रहे हो लोगों के साथ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मशीन्स नहीं है तो सारा काम मशीन्स नहीं करेंगी। लोगों को किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब है सिंपली कि आप इनपुट से क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, हम इसमें बात कर रहे हैं अल्टीमेटली आपने क्या आउटपुट बनाया, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने देखो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे पूरा फ्लो चार्ट बनाया है। अगर आपने वीडियो एक चेक करी होगी चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टडीज किस तरह से प्रिपेयर करनी है, तो मैंने आपको उसमें भी बोला था कि हमें फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तो आप इस तरह के फ्लो चार्ट्स अपनी नोटबुक में बनाओगे
तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी 100%। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फ्लो चार्ट्स बना के काम करते चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए मैनेजमेंट करना है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको याद रखना है। OSP, OSP क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएं तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इनका मतलब क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के या जो बिजनेस है उसके खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, एक बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए वो मैनेजमेंट कर रहा है, वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, राइट। दूसरे आते हैं सोशल। सोशल का मतलब है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी के अंदर रह के कर रहे हो, आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से। तो सोसाइटी के प्रति आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आते हैं सोशल में। ठीक है, तीसरा आता है पर्सनल। पर्सनल यानी कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो टीम है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन्होंने किस ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी को या बिजनेस को ज्वाइन करा है, वो आते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी वी हैव 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स है हमारे पास, आपको याद रखना है। SPG। SPG क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, OSP, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। देन अगेन ऑर्गेनाइजेशन में भी वी हैव 3 पॉइंट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इनका मतलब क्या है? सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, आप बस इतना कमा लो कि आपका जो कॉस्ट है, बिजनेस को चलाने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो कवर अप हो जाए। इट मींस आप सरवाइव कर पा रहे हो, आप सस्टेन कर लोगे मार्केट में। तो इसमें हम किसकी चीज बात कर रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो कवर अप हो जाए, सिंपल। ठीक है, बट क्या सिर्फ कॉस्ट कवर करना सफिशिएंट है? द आंसर इज नो। आपको उसके ऊपर जाके भी कुछ अर्न करना है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, कि आपने कॉस्ट के ऊपर जाके क्या अर्न करा, दैट इज प्रॉफिट, राइट। और ग्रोथ का मतलब होता है कि जब भी हम बोलते हैं कि एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? ग्रो करेगा कब? जब उसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं। ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयज जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप पहले एक प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे थे, अब आप ज्यादा प्रोडक्ट्स में डीलिंग कर रहे हो। ब्रांचेस बढ़ रही हैं, कि पहले आपकी एक ब्रांच थी, अब आपने दूसरी ब्रांच खोल ली। इसका मतलब क्या है? कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, देन आता है सोशल। सोशल यानी कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो। ठीक, आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सेल करो, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल नहीं करने, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करो ताकि वो कस्टमर वापस आपके शॉप पर आए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज बैकवर्ड रीजन्स के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किस में आता है? सब सोशल में आ जाता है। ठीक, पर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि आप उनको गुड अमाउंट ऑफ मनी पे करो ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उनका अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए विद अदर कलीग्स। ठीक है, प्लस मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल ही रहा है, बट आप उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रहे हो, उनका आप प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रिकॉग्निशन उन्हें मिल रहा है। ठीक है, आप उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, वो सब किस में आता है? पर्सनल में आता है। ठीक है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, सिंपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस या फिर रोल या नीड ऑफ मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हमने ऑलरेडी देख लिया कि मैनेजमेंट आपको गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल। दूसरा आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग मैंने आपको बताया कि हमारा कॉस्ट कम से कम आए, राइट। तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पर्सन को पता होगा कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वेस्टेज या डुप्लीकेशन कम होगा। डुप्लीकेशन अगर कम हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा और रिसोर्सेज आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, जिससे क्या होगा?
एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। देन आता है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में, जो कि टाइम के साथ एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज कर पाएगा, ठीक है। देन आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑलरेडी हमने देख लिया कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से अचीव हो पाएंगे, ठीक है। देन हेल्प्स दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आपको मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी की डेवलपमेंट में, ठीक है, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स में कवर अप कर लिए। होपफुली आप लोगों को अभी तक की चीजें क्लियर हैं, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हम मैनेजमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और आपको मैनेजमेंट को तीन चीजों से कंपेयर करना है। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा है मैनेजमेंट एज अ साइंस, और तीसरा आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब कंपेयर करने से पहले हम ये देखते हैं कि आर्ट का मतलब क्या है, साइंस का मतलब क्या है, प्रोफेशन का मतलब क्या है। देखिए, आर्ट का मतलब होता है बेसिकली, हम जितने भी आर्टिस्ट की बात करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक टैलेंट होता है, कोई ऐसी स्किल होती है और वो अपनी क्रिएटिविटी से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आर्ट क्या है, हम इतने सारे आर्टिस्ट देखते हैं, चाहे वो डांसर्स हो, चाहे वो सिंगर्स हो, म्यूजिशियंस हो, पेंटर्स हो, टेलर्स हो, ये सब कौन है, ये सब आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इनके पास अपनी एक कला है, अपना एक बेसिकली स्किल है, जिसको यूज करके ये सब काम करते हैं, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो साइंस यानी कि हम सब ने साइंस पढ़ी है 10th तक। साइंस में क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ट्रुथ्स होते हैं, कुछ जनरल लॉज होते हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे 10th तक, जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ फोर्स होता है, लॉ ऑफ मोशन होता है, मुझे याद भी नहीं, बट साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें अप्लाई करते हो आप अलग अलग सिचुएशंस में, जहां से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशनल्स हम देखें तो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, वो लोग जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशन की बात करें तो सीए इज अ प्रोफेशन, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, राइट, लॉ जो है वो भी एक प्रोफेशन है, ये सब क्या है, प्रोफेशंस हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों से हम एक एक करके कंपेयर करते हैं कि क्या मैं मैनेजमेंट को आर्ट कहूंगी, क्या मैं मैनेजमेंट को एक साइंस बोलूंगी, या क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो चलिए देखते हैं। चलो, सबसे पहली चीज आती है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। तो उससे पहले आप ये देखिए कि आर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको हर एक फील्ड में कुछ थियोरेटिकल नॉलेज, कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की, तो उनके अपने म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ओके, नॉलेज जो है, थियोरेटिकल डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पेंटर्स की, तो उसमें भी लिटरेचर है, पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से आर्ट डेवलप हुआ विद टाइम, तो वो सभी जो बेसिकली स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि अलग अलग आर्टिस्ट हैं एक ही फील्ड में, बट वो किस तरह से अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को अप्लाई कर रहे हैं वो डिफर करता है, ठीक है। वो किस तरह से अपना पर्सनल टच उसमें दे रहे हैं वो डिफर करेगा, राइट। इतने सारे सिंगर्स हैं, हर सिंगर का गाने का तरीका अलग है, ठीक है। हम बात करते हैं सपोज नेहा कक्कड़ की, तो उसका जो गाने का तरीका है वो अलग है, जॉनर अलग है। बट अगर हम बात करें श्रेया घोषाल जी की, तो उनका गाने का तरीका अलग है, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट। तीसरा आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट किस तरह से इंप्रूव होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कुछ ना कुछ नया उसमें क्रिएट करोगे, अलग अलग तरीके से काम करोगे, तो आर्ट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है जी, सही। अब अगर हम मैनेजमेंट को कंपेयर करें तो मैं मैनेजमेंट की अगर बात करती हूँ तो क्या मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, बिल्कुल है, हम मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, राइट। आप अगर मैनेजमेंट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। एमबीए में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट पे बेस्ड थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, तो ये फीचर तो मैच हो गया। दूसरा आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखिए, इतने सारे मैनेजर्स हैं,
जो कि अपने अपने बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो हर कोई अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है। उनका बेसिकली लोगों को मैनेज करने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यस, वहां पे भी हमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और तीसरा आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो बिल्कुल मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजर्स हैं वो विद प्रैक्टिस और प्रॉपर क्रिएटिविटी के बाद ही खुद को बेटर बना पाते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। ओके, तो तीनों ही पॉइंट्स आर्ट के मैनेजमेंट में आ रहे हैं। इट मींस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यहाँ से ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि मैं मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकती हूँ। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस पे, कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज आती है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स, थ्योरीज अवेलेबल हैं, राइट। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको साइंस में देखने के लिए मिल जाती हैं। ओके। दूसरा आता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हमें पता है कि साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, वो विद एक्सपेरिमेंट और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद ही बने हैं। ठीक है। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत टाइम लगा के चीजों को समझा है, फिर वो प्रिंसिपल्स बने हैं। ठीक है। और तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। हर जगह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको सेम रिजल्ट लाके देंगे। ठीक है। मैं कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ साइंस का, तो वो आपको हर एक सिचुएशन में, हर एक कंट्री में सेम रिजल्ट ला के देगा। अगर मैं कर रही हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो वहां से मुझे क्या देखने के लिए मिलता है? वाटर। तो चाहे वो आप इंडिया में करो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में करो, चाहे आप कहीं और किसी कंट्री में करो, हमेशा आपको वहां पे वाटर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सेम रिजल्ट्स शो करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं मैनेजमेंट को कंपेयर करती हूँ, तो क्या मैनेजमेंट में भी आपको एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है देखने के लिए? तो यस, बिल्कुल है। दूसरा आता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो वो जितने प्रिंसिपल्स हैं वो भी विद ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही फॉर्म हुए। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी यहाँ से मैच करता है। तीसरा पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमने बोला कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह सेम रिजल्ट्स लाके देते हैं, बट अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजमेंट में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? बहुत सिंपल रीजन है कि जो मैनेजमेंट है, आप मैनेजमेंट किसका करते हो? लोगों का करते हो, पीपल। ठीक है। और लोगों का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो अलग अलग होता है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग जब काम करते हैं, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी का बिहेवियर अलग है, चीजों को देखने का नजरिया अलग है। ठीक है। तो आप सभी लोगों पे एक तरह से मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर सिचुएशन, एज पर द नीड। ठीक है। जैसे कि स्कूल में ही देख लो, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि अभी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी उनसे बात भी ना हो। ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे इन 12th जिनके साथ मेरी बहुत अच्छे से बात होती थी, बट एक पॉइंट के बाद बिल्कुल दोस्ती खत्म। क्यों? क्योंकि लोगों का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो इसी तरह मैनेजमेंट को आपको एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन ऑल्टर करना होता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आपको हर एक सिचुएशन में सेम रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते, और इसीलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये मैच नहीं होता मैनेजमेंट में। ठीक है। तो अगर मैं देखूंगी क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, द आंसर विल बी नो। साइंस नहीं बोल सकते, बट हम बोल सकते हैं ये एक इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है। दो पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग साइंस बोल सकते हैं, बट वैसे अगर हम देखें डिटेल में तो मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, या फिर आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। ठीक, समझ गए? इसके बाद लास्ट क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन में अगेन कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आप किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करते हो तो वहां पे आपको एक प्रॉपर नॉलेज लेनी होती है। ठीक है। अगर आप सीए कर रहे हो तो प्रॉपर कोर्स है आपका, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि आप किसी प्रोफेशन में ऐसी एंट्री नहीं कर सकते, प्रॉपर आपको एंट्रेंस एग्जाम या कुछ एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं। ठीक है। अगर आपको टीचिंग में जाना है
तो अगर स्कूल्स में पढ़ाना है देन यू नीड बीएड एज अ डिग्री। ठीक है, अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, या जो भी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रोफेशन अगर आपको कोई भी परस्यू करना है देन यू नीड टू क्लियर सम पर्टिकुलर एग्जाम्स। ठीक है, देन आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि हर एक प्रोफेशन की एक अपनी एसोसिएशन है जो कि सभी प्रोफेशनल्स को मैनेज करती है। लाइक इन केस ऑफ सीए वी हैव आईसीएआई। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ लॉ की, तो लॉयर्स के लिए बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जिसमें आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक, फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने ही प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशन ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फिफ्थ आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सोसाइटी के टुवर्ड्स काम करो। ठीक है, डॉक्टर से यही अज्यूम किया जाता है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करें। ठीक है, आपका सर्विस मोटिव होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो क्या मैनेजमेंट में हमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज देखने के लिए मिलती है? बिल्कुल है। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए, मैनेजर्स जितने भी हैं, या अगर आपको बिजनेस चलाना है तो उसके लिए अभी एज सच कोई पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है देन आपको पर्टिकुलर एक डिग्री चाहिए होगी कि एमबीए चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जो एंट्री है वो भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो। इवन इतने सारे बिजनेसेस हैं जो कि अब बहुत पहले से चल रहे हैं, तो जरूरी थोड़ा है कि सब एमबीए करके बैठे हैं, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ठीक है जी। तीसरा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो मैनेजमेंट के केस में भी अभी, तो अगर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के केस में भी वी हैव प्रोफेशनल एसोसिएशन जो कि है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, बट अगर हम मैनेजर्स की बात करें तो वो भी कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको खुद को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं भी मैच नहीं कर रहा। देन आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सिंपल चीज है, अगर एसोसिएशन ही कंपल्सरी नहीं है तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होगा, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली बिजनेस मैनेज कर रहा है। ठीक, और सर्विस मोटिव की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, कि पैसा कमाना है। ठीक है, सोसाइटी को हम बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं वो उसके बाद आता है, सेकेंडरी मोटिव हो जाता है। बट फर्स्ट मोटिव तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी मैच नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज दिस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। ठीक, तो अगर मैं पूरा आपको समरी दूं, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये बनता है कि क्या मैं मैनेजमेंट को आर्ट बोलूं? आंसर विल बी यस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? आंसर विल बी यस। और क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? आंसर विल बी नो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट इज अ डैश। ऑप्शंस हैं आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, भले ही वो इनएग्जैक्ट साइंस है बट दो पॉइंट्स मैच करते हैं और उसकी वजह से हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो तीन लेवल्स देखने के लिए मिलते हैं। एक प्रॉपर हिरार्की में, एक प्रॉपर ऑर्डर में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। तीन लेवल्स कौन से हैं? सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल, उसके नीचे आता है मिडिल लेवल, और उससे भी नीचे आता है लोअर लेवल, और इसके नीचे आ जाती है हमारी वर्क फोर्स। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, राइट। टॉप लेवल की अगर हम देखते हैं, टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं, तो टॉप लेवल में आते हैं आपके फाउंडर्स। ठीक है, सीईओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, राइट। हमारा जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब किस में आते हैं? टॉप लेवल में। ठीक है, दूसरा आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में बेसिकली हमारे डिपार्टमेंटल या फिर डिविजनल हेड्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर है, हमारे पास एचआर मैनेजर है। ठीक है, ये सब कौन है? मिडिल लेवल पे आने वाले लोग। देन आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल पे हम दो लोगों की बात करते हैं, सबसे पहले फोरमैन और दूसरे आते हैं सुपरवाइजर्स। ठीक है,
और आपको एक चीज याद रखनी है कि हम लोअर लेवल को दो और नाम से जानते हैं। लोअर लेवल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, ये दोनों नाम भी लोअर लेवल के ही हैं। राइट, अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल आपको नेम से ही पता चल रहा है कि सबसे ऊपर जो होते हैं हिरार्की में, तो वो लोग आते हैं टॉप लेवल में। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये पॉलिसी बनाते हैं, ओवरऑल पॉलिसीज प्रोग्राम सेट करना फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। वो किसका काम है, टॉप लेवल का। दूसरा, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल का। तीसरा आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनका प्रॉपर वेलफेयर हो, आपकी जो कंपनी है वो लंबे टाइम तक मार्केट में सस्टेन रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप लेवल होता है। देन इनका काम होता है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम एनालाइज करें, क्या चेंजेस आ रहे हैं उन्हें समझें, उनकी इम्प्लीकेशंस इफेक्ट क्या होगा ये देखना है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल। ठीक है, सिंपल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल का काम क्या है, मिडिल लेवल सबसे पहली चीज टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक है। ठीक है, अगर लोअर लेवल को कोई बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो कौन पहुंचाएगा, मिडिल लेवल। ठीक है, ये करते क्या है, दे इम्प्लीमेंट दी पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज टॉप लेवल बनाता है वो सब इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल। ठीक है, देन दे इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज प्रॉपर स्टाफ। ये डिपार्टमेंटल हेड है, तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ये मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं। ठीक है, ओवर स्टाफ नहीं होना चाहिए, अंडर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर स्टाफ कौन मेंटेन करेगा, मिडिल लेवल। देन दे असाइन ड्यूटीज टू लोअर लेवल। लोअर लेवल को क्या काम करना है, क्या ड्यूटीज हैं, वो सब कौन प्रोवाइड करता है, मिडिल लेवल। इसके बाद मोटिवेट देम टू अचीव गोल्स। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यानी कि जो कि इसके नीचे आते हैं लोग, उन सभी की एक्टिविटीज को कौन मैनेज कर रहा होता है, मिडिल लेवल। ठीक है, चलिए देन लास्ट आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल का काम क्या है, दे ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ वर्कफोर्स। लोअर लेवल के नीचे भी आती है एक्चुअल वर्कफोर्स जो कि काम करेगी, तो उनकी एक्टिविटीज को कौन सुपरवाइज करता है, लोअर लेवल। देन दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, राइट। उसके बाद दे इंश्योर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ये चेक करते हैं कि जो आउटपुट आप बना रहे हो, जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कौन मैनेज करता है, लोअर लेवल मैनेज करता है। लास्टली, मेक श्योर दैट वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन इज मिनिमाइज्ड। ये मेक श्योर करके चलते हैं कि कोई भी तरह की वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज आपकी प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएं। ठीक है, ये समझ में आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कौन लोग काम करते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें या फिर प्रोसेस हम बोलते हैं मैनेजमेंट को, तो क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग, कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपका टारगेट्स क्या है, आपको करना कैसे, किस तरह से करोगे, कौन करेगा, कब करना है, वो सब किस में आता है, प्लानिंग में। ठीक है, हमें अभी से एडवांस में फ्यूचर के लिए चीजें प्लान आउट करके चलनी है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि हमें डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, ड्यूटीज असाइन करनी है, काम को डिवाइड करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देन आता है स्टाफिंग। काम डिवाइड तो कर लिया, हमने डिपार्टमेंट्स भी बना लिए, बट लोग कहाँ से आएंगे, आप किस तरह से लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, किस तरह से उन्हें सिलेक्ट कर रहे हो, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, अपने स्टाफ को कैसे मैनेज कर रहे हो, वो सब हम पढ़ते हैं स्टाफिंग में। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी कि आप टाइम टू टाइम अपने जो टीम है, अपने एम्प्लॉयज हैं, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें लीड करो, इंस्पायर करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। ठीक है, ये सब हम देखते हैं डायरेक्टिंग में। ठीक, और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि आपने जितने भी गोल्स प्लानिंग स्टेज पे सेट करे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने प्लानिंग करते टाइम सेट करें, हमें उन्हें कंपेयर करना होता है विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। राइट, अगर कुछ भी डिफरेंस है तो उसे करेक्ट करते हैं हम कहाँ पे, कंट्रोलिंग स्टेज पे। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर में आने वाले टाइम में। ओके, चलो इसके बाद लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब, देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जितने भी लोग हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं,
हमें उन सबको एक साथ लेके चलना है कि वो सब मिलके काम करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस यानी कि असेंशियल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। आपको जितने ही फंक्शन सही मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको परफॉर्म करने के लिए यू नीड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अ फोर्स विच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक फोर्स है, एक एलिमेंट है जो कि बाकी सभी फंक्शंस को एक साथ लेके चलता है। ठीक है, इट मीन्स synchronization of all the activities and efforts of all the departments to achieve the desired goals। कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी की एक्टिविटीज को आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो, एक साथ लेके चल रहे हो, कंबाइन करके चल रहे हो ताकि आपका गोल अचीव हो सके। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है उनका इंटरेस्ट मैच ना करे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिबेट के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो वहां पे यू नीड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेज कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला आता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके चलना, बेसिकली एक साथ लेके चलना ही इज कोऑर्डिनेशन, राइट। देन इट इंश्योर्स यूनिटी इन एक्शन। यूनिटी इन एक्शन यानी कि जितने भी लोग हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता। ठीक है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक, देन कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, बिकॉज आपके जो गोल्स हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। एक गोल बनाओगे, फिर कोऑर्डिनेशन करोगे, दूसरा गोल बनाओगे, फिर कोऑर्डिनेशन करोगे। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, देन ऑल परवेसिव। कॉन्टिन्यूअस हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव है, हर जगह रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैनेजमेंट जब हर जगह रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की, तो कोऑर्डिनेशन भी तो नीडेड होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी आपको कोऑर्डिनेशन भी आपको हर जगह रिक्वायर्ड होता है, हर जगह हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मैनेजर टॉप लेवल का हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, चाहे वो लोअर लेवल का हो। हर एक मैनेजर अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, अपने लेवल को कोऑर्डिनेट करके चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट यानी कि आपको करना पड़ता है। ठीक है, कंपल्शन नहीं बोल सकते, बट अगर आप करोगे, कोऑर्डिनेट करके चलोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो आप एक पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन करते हो। ठीक है, डेलिब्रेटली परफॉर्म करते हो कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज यानी कि ग्रोथ मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स में ही, कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अब 10 लोग हो गए हैं। तो 10 लोग अगर होंगे तो वो आपस में कोऑर्डिनेट किस तरह से कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है ना। हो सकता है किसी की बात दूसरे वाला किसी और वे में ले। तो अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो हर कोई अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा। हर किसी का नेचर अलग है, बिहेवियर अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन की जो नीड है, वो जरूरत आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है साइज में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन की जो नीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि हमने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, कि एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक हमारा परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, ओके, एचआर डिपार्टमेंट अलग है। तो अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब इन डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना भी जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करना है और उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, बट परचेज डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि मैं तो रॉ मटेरियल लाके दूंगा ही नहीं, तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन किस तरह से करेगा? ठीक है, आप सेल ही नहीं कर पाओगे, तो सेल नहीं होगी तो मार्केटिंग वाला मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, राइट। तो फंक्शंस के बेसिस पे अगर आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं तो वहां पे यू नीड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लास्ट आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी कि हम देख रहे हैं स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं। हर कोई जो इंसान है ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा क्वालिफाइड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है।
तो वो अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में, अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है, उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज होती है ना। तो अगर एक ही फील्ड से दो लोग हैं, ठीक है, सपोज मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ही दो लोग हैं जो कि दोनों ही अपने अपने बेसिकली नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, ठीक है, प्रॉपर वो एक्सपर्ट्स हैं, तो हो सकता है उनके बीच में कुछ ना कुछ तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, ठीक है, कोई एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे ही नहीं। तो उस केस में हमें कोऑर्डिनेशन की नीड ज्यादा होगी, ठीक है। अगर स्पेशलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे भी यू नीड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, दूसरा आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा आता है स्पेशलाइजेशन। सिंपल, सही है, डन है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड होपफुली आप लोग को एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज हो गए, कुछ 3 मार्कर्स क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो वो हम आने वाली वीडियो में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट्स में बताना, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।